बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सी और पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम इसका आर्टिकल स्टडी करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब कोई सी चीज़। अच्छा, ये जो फ्लक्स की इस्तिलाह है, ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का ये लफ्ज़ है ये, और इसका मतलब होता है फ़्लो, किसी चीज़ का बहाव। अब ईएमटी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब अगर आप किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एलिमेंट रख दें, तो अब उस एलिमेंट में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, उनकी टोटल नंबर को उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो दो डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग द गिवन सरफेस नॉर्मली, और दूसरी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये प्रोडक्ट होता है एलिमेंट के सरफेस एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इस एरिया के नॉर्मल हो। अब अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में ये एक सरफेस एस शो की गई है, ठीक है, जिसके अंदर क्यू चार्ज मौजूद है। तो अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर आप नोट करें तो ये 2 डायमेंशनल है, और इसका जो एरिया है, इस सरफेस का एरिया, डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर एन कैप। तो अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनाएं तो कंपोनेंट जो है वो सरफेस के जो परपेंडिकुलर है वो है ई कॉस थीटा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप फाई से डिनोट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, एस ई कॉस थीटा, एस एरिया, और इसको अगर आप लिखें स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में तो ये बनेगा ई डॉट एस। तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी। और अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हम इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में, हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, और अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है ये एक नई फॉर्म में आएगा। उसके लिए हमें अगले पेज पे जाना होगा जी। तो अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसे हम लिखेंगे सिग्मा नोटेशन में, यानी ई जो है वो भी 1 से n तक चेंज होगा, और जो एरिया है डी एस वो भी 1 से n तक चेंज होगा। तो सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ई डॉट डी एस आई। और अगर ये जो आई की मैक्सिमम या फाइनल वैल्यू आप कर लें, एन जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, तो फिर ये जो सिग्मा नोटेशन है इसे हम रिप्लेस कर देंगे बाय सरफेस इंटीग्रल। ये बीएससी का जो पेपर ए है मैकेनिक्स, उसके पहले चैप्टर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो फिर अब ये जो सिग्मा नोटेशन है ना ये रिप्लेस हो जाएगा बाय सरफेस इंटीग्रल। तो अब ये जो फार्मूला 2 है ये नई फॉर्म में आएगा, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और अगर ये सरफेस जो है वो क्लोज्ड हो तो फिर इसमें आप ये जो है सरफेस इंटीग्रल को आप यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन 4 की तरह। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव फ्लक्स हो जाता है। टाइप्स वैसे इसकी 3 हो जाती हैं, ज़ीरो फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स। तो अगर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड हैं तो फिर ये पॉजिटिव बनेगा, और अगर इनवर्ड है तो फिर ये नेगेटिव बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। अगला आर्टिकल है गॉसेज लॉ। गॉसेज लॉ जो है ये एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो फिज़िक्स की एक ब्रांच है उसमें एक ऐसा लॉ है जिसकी मदद से आप
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर होने के बाद फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और गॉसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्राम अ क्लोज सरफेस या ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस या नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका 1/epsilon naught टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि द टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड परमिटिविटी, यूँ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अभी आपने ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो अब इसको आप लिखेंगे 1/epsilon naught और टोटल चार्ज को सिग्मा फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा, अगर ये जो चार्ज है क्यू आई, ठीक है, ये चार्ज जो क्यू आई है टोटल चार्ज, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे सरफेस के वॉल्यूम के ऊपर, तो फिर ये जो इक्वेशन 1 है ये न्यू फॉर्म में आएगी और ये फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/epsilon naught। अच्छा, अब आपने ये जो इक्वेशन 1 में सिग्मा क्यू आई है इसको रिप्लेस करना है बाय वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। अच्छा, अब ये रो क्या है? रो जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्लोज्ड सरफेस की, जिसकी डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वहाँ से ये जो इक्वेशन 1 में चार्ज है क्यू आई, ये इक्वल आएगा रो डी वी, रो डी वी, क्योंकि रो किसके इक्वल है? चार्ज ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आएगा? रो इंटू वॉल्यूम मतलब डी वी, और टोटल के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ कर दिया गया। लेकिन अगर ये चार्ज जो है वो सरफेस के एरिया सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और अब हम यहाँ पे कंसिडर करें सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अब ये जो इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है उसमें ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी है ये चेंज हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में। यानी अब इसके लिए हम अगले पेज पे आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है ना ये चेंज हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में सिग्मा डी एस। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज ओवर डी एस। तो यहाँ से जो चार्ज है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सिग्मा डी एस। तो ये जो इक्वेशन है 2 और 3, ये 1.36 का मतलब 2 होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आपने यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखना है। तो इक्वेशन 2 और 3 जो है ये गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है। अब हम इस इंटीग्रल फॉर्म को चेंज करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। तो उसके लिए फिर वही बीएससी का जो पेपर ए है उसका पहला चैप्टर है, उसमें ये एक लॉ है, 2 लॉ डिस्कस किए गए हैं, एक गॉसेस लॉ है, दूसरा स्टोक लॉ है। तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक अब इसके लिए आपको पेपर ए की तरफ जाना होगा। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे ना तो लेफ़्ट साइड का जो सरफेस इंटीग्रल है ये चेंज हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो अब ये जो रिज़ल्ट आएगा गॉसेस लॉ का वो फाई, यानी फाई का मतलब ये ई डॉट डी एस हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डी वी, यानी जो सरफेस इंटीग्रल है ना ये वाला सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस ये चेंज होगा वॉल्यूम इंटीग्रल में और साथ आएगा डाइवर्जेंस ई डी वी, और नेक्स्ट स्टेप में वही राइट साइड लिखी जाएगी। अब ये दोनों को कंबाइन कर लें तो डाइवर्जेंस ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्योंकि डी वी तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैन नेवर बी ज़ीरो, तो देयरफॉर ये जो विद इन ब्रैकेट टर्म है डाइवर्जेंस ई इज इक्वल माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये साइड उस तरफ ले जाएं ये टर्म जो है, तो डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन 3 है ये बस यहाँ तक कर लें इसको।
बस आपने ये विच इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। और ये फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, उनमें से ये, उन इक्वेशन में से ये एक इक्वेशन है। और ये इसको आप गॉसेस लॉ जो है इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूँ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ जो है वो हर चीज़ के लिए वैलिड है, होल्ड करता है। मतलब सरफेस जो है, क्लोज सरफेस, चाहे वो स्फेरिकल शेप की हो या किसी भी शेप की हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, मतलब उसमें चार्ज होना चाहिए। सरफेस किसी भी शेप की हो लेकिन उसमें चार्ज अगर इनक्लोज्ड है तो गॉसेस लॉ की मदद से आप उस सरफेस का फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फ्लक्स कैलकुलेट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट हो जाता है। ये जो ऊपर है ना इक्वेशन जो दी गई है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये गॉसेस लॉ की एक एप्लीकेशन है। मतलब गॉसेस लॉ अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया गया है। जी, अल्लाह हाफिज़।